चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी खास पेशकश चुनावी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हम चुनाव के दौरान अक्सर रिजर्व, आरक्षित या सुरक्षित सीटों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि ये रिजर्व सीटें क्या होती हैं? कब से सीटों का रिजर्वेशन शुरू हुआ? अगर नहीं तो आज हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करते हैं। हमारे देश के चुनावी सिस्टम में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के वैसे तो फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी है, और वो ये है कि इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। हमारे यहां जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत जाने वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह या जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे। ऐसे में वो लोग दलित उत्पीड़ित समाज समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे और इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 में किया गया है। अब इसी प्रावधान की वजह से लोकसभा के 543 में से 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हो जाते हैं। वहीं विधानसभाओं की 3961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो जाती हैं। इन सीटों पर वोट सभी डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी या फिर एसटी का होता है। लोकसभा और विधानसभाओं में आजादी के समय से ही अनुसूचित जाति और जनजाति का उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहा है। शुरुआत में यह व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। हाल में 104वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इसका अनुपात है। तो यह तो हुई आजादी के बाद की बात। आजादी के पहले भी इस पर खूब चर्चा हुई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व में चुनावों में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसका तगड़ा विरोध किया। गांधी जी इसको लेकर अनशन पर बैठ गए। इसके बाद 1935 में पूना समझौता हुआ, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। इस व्यवस्था के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। अब सवाल यह है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और यह तय कौन करता है, किस आधार पर निर्णय लिया जाता है? तो आपको बता दें कि यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उस निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वो इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है।